This conference will now be recorded. ओके, आज का जो लेक्चर है वो रिलेटेड है एजूर फंडामेंटल से। तो हम लोग कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे ताकि पहले एजूर की आर्किटेक्चर और उसमें कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पहले उस पे हम लोग आ जाएं, और एक दफा वो चीज क्लियर हो जाए तो देन वी विल गो टुवर्ड द लैब कि हम एजूर में उन चीजों को किस तरह से उन फंक्शंस को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं उसका। ओके, तीन मॉडल्स थे एक्चुअली जो क्लाउड के ऊपर, क्योंकि चीजें जो है वो क्लाउड की तरफ मूव कर रही हैं। तो क्लाउड में कौन सी चीजों को मूव करना चाहिए, तो उसको तीन मॉडल से डिस्क्राइब किया गया। तो पहला मॉडल जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कि जो चीजें हम लोग कंप्यूटर शॉप से लेते हैं या जो चीजें हमारे ऑन प्रेमिस के ऊपर हैं, वो सारी चीजें अगर हम कहीं और से रेंट कर लें या कहीं कोई और प्रोवाइडर हमें वो चीजें प्रोवाइड कर दें, तो उससे हमें आसानी ये होगी कि हम जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना यूज करेंगे, उतना ही हमें पे करना पड़ेगा। तो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस थी। इसमें ये थी कि क्योंकि क्लाउड जो है एक तरह की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ आप करेंगे और कुछ क्लाउड प्रोवाइडर करेगा। तो क्लाउड प्रोवाइडर्स तीन है, तीन चार बड़े हैं और बाकी बहुत सारे और भी हैं। तो उनमें जो मेन जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एजूर को लेके चल रहे हैं। कंपटीशन में डेफिनेटली अमेजोन है, गूगल है, ऑरिकल है और दूसरे लोग हैं। तो उसमें ये है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस पिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऑन प्रेमिस मैनेज कर रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास फायरवॉल्स हैं, हमारे पास वीपीएन चल रहे हैं, हमारे पास लोड बैलेंस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे नेटवर्क में। तो वो चीज़ें जो चल रही हैं वो हम क्लाउड की तरफ मूव कर दें और हम खुद मैनेज करना चाहते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कि हम वो सर्विस रेंट कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इससे आगे बढ़े तो दूसरा जो है वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, कि अगर हम चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम ना मैनेज करें और हमारी जो एप्लीकेशन है वो उसके ऊपर चले, या कोई अगर फंक्शन है या कोई कोड है जिसको हम इस्तेमाल कर सकें, तो वो है प्लेटफॉर्म एज सर्विस। फर्ज करें आप अपनी नेटवर्क के ऊपर डेटाबेस चला रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एजूर चलाए और उनके प्लेटफॉर्म भी यूज करें। तो अब आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना, आपको सिर्फ वो सर्विस जो है वहां से प्रोवाइडर जो है आपको दे देगा वो सर्विस जो है। तो ये जो है इसमें मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो प्रोवाइडर ही हैंडल कर रहा है। और तीसरा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर ये है कि सारी चीजें ही वो मैनेज कर रहा है। तो उसमें फिर ये जैसे ऑफिस 365 है या फेसबुक है, तो उसमें वो सारी चीजें जो है वो प्रोवाइडर मैनेज कर रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि जैसे आप एक कार चला रहे हैं, आप चाह रहे हैं गाड़ी खुद ऑन करें, आप चाह रहे हैं कि गाड़ी को रेंट करें, या आप चाह रहे हैं कि वो गाड़ी को लीज करें, तो ये आपके पास ऑप्शन है डिफरेंट। अगर आप खुद चलाना चाह रहे हैं तो वो तो फिर आपके ऑन प्रेमिस हो गई, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि गाड़ी को रेंट करें तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस हो गई। अगर आप चाह रहे हैं कि वो किसी रेंटेड कार में या टैक्सी में बैठ जाए तो वो प्लेटफॉर्म एज सर्विस है। तो ये सब चीजें आपके पास जो है वो अवेलेबल हैं। और आप अब यहाँ पर जो प्लानिंग चाहिए कि आपको कौन सी चीजें चाहिए और क्या आपके लिए वो फीजिबल है, क्या आप चाहते हैं खुद मैनेज करें यहाँ पर इन हाउस, या आप चाहते हैं कोई और मैनेज करें। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कोई पूछे तो तीन मॉडल्स हैं। जो मेन मॉडल्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो यहाँ पर मोस्ट चीजें जो अगर हम देखें इस वक्त जो मूव कर रही हैं वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के ऊपर मूव कर रही है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अगर आप क्लाउड पे जाएं तो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको मैनेज करना पड़ जाए। तो इसमें फिर आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी चीजें आपको उनसे चाहिए उतनी ही आपकी पेमेंट जो है होगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में का मतलब ये है कि फर्ज करें आप यहाँ पर आपके, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास सर्वर्स होते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो सर्वर्स आपके यहाँ नहीं हो और वो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर के अंदर होस्टेड हो, तो वो आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो हमारे पास होती है वो स्टोरेज है, कि हमारे पास हार्ड डिस्क होती है या हमारे पास जो है वो एक नेटवर्क होता है, स्टोरेज का नेटवर्क होता है, सैन। तो वो जितनी भी चीजें हैं स्टोरेज की, हार्ड डिस्क, आपकी सारी स्टोरेज जो है वहाँ हो। अच्छा, इसको छोटे लेवल पे देखें तो अभी भी हम लोग यही कर रहे हैं। हम लोग ये करते हैं कि ड्रॉप बॉक्स में अपनी फाइलें डाल देते हैं,
वन ड्राइव में अपनी फाइलें डाल देते हैं। लेकिन ये बिगर लेवल की बात हो रही है, जो कंपनी के अंदर जो चीजें हैं, जो उनके पास डेटा है, तो वो उसको कहाँ स्टोर करेंगे? वो अपने यहाँ स्टोर करेंगे या क्लाउड पे? तो ये डिसीजन आपको लेना है कि कौन सा डेटा वहां स्टोर करना है। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है कि आप बैकअप वहां कर लें। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपके पास हैकर आ जाए और उसने सारा डेटा इनक्रिप्ट कर दिया, तो आपका बैकअप जो है वो क्लाउड पे है। नॉर्मली आप पर्सनली भी रिकमेंडेड होता है कि अपना सारा डेटा कहीं बैकअप रखें, क्योंकि अगर किसी वजह से वो डेटा का लॉस हो गया तो आपके पास कोई तरीका नहीं है उसको रिकवर कर सके। और ये याद रखें कि क्लाउड के ऊपर जो डेटा स्टोर है वो ऑलमोस्ट जो है वो, हम एक एग्जांपल देते हैं कि 99.9% चांस है कि वो डेटा जो है वो वहां पर सेफ है। अच्छा, दूसरा ये कि हम काफी हद तक अपनी नेटवर्किंग करते हैं। हम यहाँ ये करते हैं कि आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं। अच्छा, हम अपना पूरा नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क के अंदर हम स्विचेस लगाते हैं, नेटवर्क के अंदर हम राउटर्स लगाते हैं, नेटवर्क के अंदर हम फायरवॉल लगाते हैं। तो अब ये इतनी सारी डिवाइसेस हैं, तो क्या हम क्यों हार्डवेयर में जाएं? हम ये सारी चीजें जो हैं वो एजूर के ऊपर अगर मैनेज करें, अपनी फायरवॉल को, अपनी स्विचेस को, अपने राउटर्स को, अपने नेटवर्क, अपनी फायरवॉल को, तो वो सारी चीजें फिर वहां पर मौजूद होंगी। तो ये नहीं है कि जो चीज आपने सीखी है नेटवर्किंग के बारे में वो खत्म हो रही है, एक्चुअली वो इनहेंस हो रही है। कि आपकी जो नॉलेज है नेटवर्क के बारे में, आपकी जो नॉलेज है फायरवॉल के बारे में, या आपकी जो आपने आईपी एड्रेसिंग सीखा है, अब आप वो सारा वहां पर अप्लाई करेंगे। पर जो चीज आपको मैनेज नहीं करनी है वो हार्डवेयर मैनेज नहीं करना, आपको केबलिंग मैनेज नहीं करनी, आपको पावर मैनेज नहीं करनी, आपको उसकी कूलिंग मैनेज नहीं करनी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है। उन्होंने अपने डेटा सेंटर ऐसी ही जगहों पे बनाए जहां पर उनको पावर का प्रॉब्लम नहीं हो, जहां उनको कूलिंग का प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो सारी चीजें उनके पास मैनेज होंगी। तो ये है कि अब ये आपकी चॉइस है कि आप अपने यहाँ डेटा सेंटर रखना चाह रहे हैं या आप कुछ चीजें वहां मूव करना चाह रहे हैं। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो एक्चुअली आएगा, क्योंकि जो क्लाउड उनके पास है वो कहलाएगा पब्लिक क्लाउड, जो आपके पास है वो प्राइवेट क्लाउड है। अच्छा, अब इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप जो है हाइब्रिड सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो हाइब्रिड सोल्यूशन में हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें हम अपने यहाँ रखें जो हम जरूरी समझते हैं, और कुछ चीजें पब्लिक पे मैनेज करें। अच्छा, एक फायदा ये है कि अगर फर्ज करें डिमांड बढ़ी, तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपको और सर्वर्स खरीदने हैं, आपको और हार्डवेयर खरीदना है, तो कंपनी हो सकता है ना खरीदें। लेकिन क्लाउड में जो आसानी है वो ये है कि आपको अगर और चीजें चाहिए, अगर आपको और सर्वर्स चाहिए, अगर आपको और स्टोरेज चाहिए, तो वो फ्रीली अवेलेबल है। और ये है कि जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप पे करेंगे। तो इसका फायदा ये होगा कि अगर फर्ज करें एक सेशन आ रहा है पाकिस्तान में ईद पे, या अमेरिका में क्रिसमस के ऊपर, तो या पाकिस्तान में जैसे दराज ने किया, तो उस वक्त वो अपने आप को एक्सपैंड कर लेंगे। हो सकता है वो कहें मुझे 30 सर्वर्स चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑन प्रेमिस होंगे और आपने खरीद लिए और उनका इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो तो सारा आपका पैसा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये फिर एक फिलॉसफी है कि अगर कंपनी बढ़ रही है तो उसको उस वक्त उतनी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएं, और जब कंपनी में नहीं है बिजनेस तो वो चीजें कम कर दी जाएं। तो इसका जो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर पे हम लोग जाएंगे, तो एक्चुअली जो है हम ये जो पूरा माइक्रोसॉफ्ट का एक तरह का डेटा सेंटर्स है, ये उनका जो डेटा सेंटर, ये हमारा एजूर का क्लाउड है। अच्छा, अब हम ये कर रहे हैं कि अपना पूरा जो स्टोरेज है वो वहीं पर मूव कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है, अगर जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा इस चीज को याद रखेंगे। जब भी हम लोग सर्वर्स और कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे तो वी विल ऑलवेज मेंशन कंप्यूट। ओके, अगर आवाज नहीं आ रही है तो उसको रीबूट कर दें। अच्छा, अब उसमें ये है कि हम जो भी मशीन्स हैं अपनी, फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर अपने ऑन प्रेमिस के ऊपर
हमारे 10 सर्वर्स हैं। तो हेलो हम ये हेलो जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, काफी कुछ मिस हो गया है। और आवाज का किसी और को प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, उसके अलावा नहीं, आपकी आवाज कट हो गई थी। अच्छा, तो अब बात सही आ रही है? जी ओके ठीक। तो अब ये फर्स्ट क्या, ऑन प्रेमिस पे आपके पास 10 सर्वर्स हैं, तो अब आप क्या करेंगे उनको? तो आप ये करेंगे कि, और आपको 10 और चाहिए, तो अब ये कर सकते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास। 10 सर्वर्स खरीद लें, या उन 10 सर्वर्स को हम लोग एक तरह के रेंट पे कर लें। जैसे कराची में भी चलती है करीम, कि आपने कहा कि ठीक है मुझे आज जाना है यहाँ पर और गाड़ी आपके पास नहीं है, ये गाड़ी कहीं और इस्तेमाल हो रही है, तो आपने वो रेंट कर ली फॉर द थोड़े से टाइम के लिए। तो यहाँ पर उसमें जब हम लोग मूव करेंगे तो वहां पर जो वर्ड यूज होगा वो कंप्यूट है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे सर्वर्स की, तो वो कंप्यूट में, कंप्यूट उस चीज को कहते हैं जहां भी कोई चीज रन कर रही है, कैलकुलेशन हो रही है, जैसे हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है। तो अब अगर हमें सर्वर में जितनी कंप्यूट की कैपेसिटी चाहिए हम उतनी ले सकते हैं। तो यहाँ पर फिर वहां पर ये होगा कि आपके पास आप जो है वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो अभी भी ये होता है कि अगर हम एक सर्वर लेते हैं और उस पर हम मल्टीपल चीजें चलाना चाहते हैं, तो हम वर्चुअल मशीन जो है क्रिएट करते हैं। अब यही काम जो है हम वहाँ कर सकते हैं। तो हम एजोर पे जाके वर्चुअल मशीन जितनी चाहें प्रोविजन कर लें, और जैसी चाहें, उनके पास 200-300 मॉडल अवेलेबल है। आपने कहा मुझे ज़्यादा मेमोरी चाहिए, मुझे कम चाहिए, मुझे ज़्यादा प्रोसेसर की पावर चाहिए, तो वो सब कर सकते हैं। दूसरा जो काम है, जो बहुत बड़ा काम है, वो स्टोरेज का है, कि आप अपनी जो स्टोरेज है वो वहाँ पर रखें। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपको स्टोरेज चाहिए, जितनी भी हार्ड डिस्क कैपेसिटी चाहिए, तो वो वहां पर मिल जाएगी। अब जब एजोर में आएंगे तो डिफरेंट टाइप की स्टोरेज होंगी, डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स होंगे। अच्छा, ये हमें डिसीजन लेने पड़ेगा, और उसी पे हम लोग आ रहे हैं आप यहाँ पर, कि एक्चुअली इसमें मोड प्लानिंग का बहुत काम है। क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल बात नहीं हो रही, ये प्लानिंग की बात हो रही है कि आपको कितनी कंप्यूट चाहिए। कंप्यूट का मतलब है कितने वर्चुअल मशीन चाहिए, किस तरह की वर्चुअल मशीन चाहिए, और कितनी तेज चाहिए मशीन्स जो हैं। अच्छा, कितनी स्टोरेज चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए। तो ये डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे इसके अंदर। वो भी हम उसी पे आएंगे कि जो एक एजोर एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि इन डिसीजंस को लेना जो है उसका बेसिक काम है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम आए और आप चाहते हैं कि मैं, क्योंकि अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लिया, जैसे हम लोग अपने ऑन प्रेमिस पे काम करते हैं, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डील करते हैं, हम डेटाबेसेस की भी मैनेजमेंट करते हैं। आप कह रहे हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी वो लोग मैनेज करें और डेटाबेसेस भी वो मैनेज करें। तो फिर वो दूसरी सर्विस सामने आती है विच इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो याद करें कितनी मैनेजमेंट उनको देनी है, कितना काम उनसे कराना है। तो वो डिसीजन जो है वो आपको लेने पड़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मोर मैनेजमेंट है आपकी साइड से, और जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी वो लोग मैनेज करेंगे। उसमें तो ये कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, आपने कहा मुझे इससे कंसर्न नहीं है किस कहाँ रन होती है, मुझे सिर्फ एक एप्लीकेशन रन करनी है और वो उसके ऊपर वेब के ऊपर रन करनी है। तो फिर ये है कि आप इन चीज़ों में नहीं पड़ते कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और कौन से डेटाबेसेस चल रहे हैं। तो वो, और फिर डेटाबेसेस पे भी डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि डेटाबेस को वो मैनेज करें, तो फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सा डेटाबेस चाहिए। उसमें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हर तरह के डेटाबेसेस हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस हैं। तो वो डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस हैं। तो हमें वो नॉलेज होनी चाहिए कि हम कौन सा डेटाबेस जो कंपनी को चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है फिर वो लोग मैनेज कर लेंगे। तो ये बस यहाँ देख लें कि देयर इज मोर मैनेजमेंट इनटू PaaS। तो PaaS जो कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और IaaS जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो जितनी चीजें आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करे या अमेजोन मैनेज करे, तो वो आपको यहीं पर जाएंगे सॉफ्टवेयर। क्योंकि मोस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो हैं अब वो क्लाउड पे ही रन कर रही हैं। और नेटवर्क वालों का प्रॉब्लम ही ये रहा कि एक्चुअली नेटवर्क वाले, क्योंकि आप पाकिस्तान में देखें तो 20,000 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं,
लेकिन नेटवर्क वाले जो हैं वो कहते हैं कि हम तो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे। व्हाई नॉट? अगर वो क्लाउड सीख लें तो दे कैन गो टू द सॉफ्टवेयर हाउसेस में जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी यही सर्विसेज चाहिए कि किस तरह से उनकी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल होगी। तो जब हम एजूर एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो इट्स नॉट रिलेटेड टू जस्ट नेटवर्किंग, ये फिर आपको एप्लीकेशन साइट के ऊपर भी लेके जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन में ये है कि हम जो भी एप्लीकेशंस हैं वो रन कर लें, और बाकी ये सारी सर्विसेज जो हैं यानी ये एजूर प्रोवाइड कर रहा है। आपकी ये चीज भी शामिल होगी। पहले तो ये था कि आपने कहा कि मुझे वर्चुअल मशीन चाहिए, आपने कहा मुझे स्टोरेज चाहिए, तो ये तो कंप्यूट था। कंप्यूट का मतलब ये है कि वो सारी वर्चुअल मशीन, और स्टोरेज का मतलब ये है कि सारी, और ये सब डील हो रहा है एपीआई से। तो एपीआई कहते हैं एप्लीकेशन अब कुछ जो वर्ड्स हैं वो बार बार आएंगे, तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। एपीआई सिर्फ ये होता है कि एक सर्विस अगर दूसरे सर्विस से सॉफ्टवेयर की जबान में बात करना चाह रही है तो दैट्स एपीआई। यानी ये स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसके अंदर हम कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट सर्विसेज से। तो जब भी कोई सर्विस कोई भी चीज, जैसे कंप्यूट जो है वो कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहा है स्टोरेज से कि मुझे ये फाइल चाहिए, तो इट विल डू इट थ्रू द एपीआई। तो एपीआई एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ बात करें। तो अगर हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जाएंगे तो अल्टीमेटली दैट्स ऑल वी नो। हमें कुछ नजर नहीं आएगा कि कौन सी वर्चुअल मशीन है, कौन सी स्टोरेज चल रही है। हमें सिर्फ नजर आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट हमारी जो एप्लीकेशन है वो चला रहा है। तो दैट्स इट। यानी आप जब कनेक्ट करेंगे तो ये आपको नजर आएगा। जो अब पीछे देखें तो हमें ये उस सब चीजें मैनेज करनी पड़ रही थी कि वो वर्चुअल मशीन कौन सी है, स्टोरेज कौन सा है। तो आपको कंप्यूट प्लेटफॉर्म से कंप्यूट नंबर 1, जहां आपके ये सारी वर्चुअल मशीन चल रही है। स्टोरेज, जहां पर आपकी सारी स्टोर हो रही है। तो ये सब आपकी नजर से खत्म हो गया, ओझल हो गया, खत्म हो गया। तो नाउ यू कैन ओनली सी कि आपकी जो एप्लीकेशन है आपने वहां लोड की और वो एप्लीकेशन वहां रन कर रही है। तो अब ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो, तो जितनी भी नेटफ्लिक्स हैं और जितनी भी एप्लीकेशन चलती हैं दराज की, सब तो क्लाउड पे चल रही हैं, और क्लाउड पे मॉडिफिकेशन भी हो रही है, उनकी इंस्टॉलेशन भी हो रही है। तो ये काम है। तो एक्चुअली जब हम क्लाउड की तरफ आते हैं तो फिर हमारी जो नॉलेज है वो इनहेंस हो रही है, क्योंकि हम जब ऑन प्रेमिस काम करते हैं तो इन चीजों से हम दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम क्लाउड पे जाएंगे इन चीजों से करीब आ रहे हैं, और वो आपके जो स्किल सेट में बहुत बड़ा एडिशन करेंगे। तो यहाँ 3 चीजें आ गई। अगर आपको कुछ नहीं मैनेज करना कि आपकी एप्लीकेशन भी आप चाह रहे हैं वो चलाएं, मसलन एग्जांपल है ऑफिस 365 चल रहा है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो यहाँ हम कंक्लूड करते हैं कि देयर आर 3 बेसिक सर्विसेज हैं जो ये क्लाउड प्रोवाइड कर सकता है। आप चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खुद मैनेज करें, ठीक है, तो फिर आप आईएस के ऊपर जाएंगे, और वो भी हम लोग इस कोर्स के दरमियान सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वर्चुअल मशीन्स को, स्टोरेज को किस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, हम पैस भी चला कर सकते हैं अगर हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को लोड कर दें और एप्लीकेशन वहीं पर मैनेज हो, हमें कोई वर्चुअल मशीन या कंप्यूटर से नहीं डील करना, तो फिर आप पैच में आएंगे। अगर आप कुछ भी डील नहीं करना चाहते, सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं ऑफिस 365 का, इवन उसका फेसबुक या कुछ भी यूज करना चाहते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। तो ये 3 मॉडल्स हैं, और जो भी क्लाउड में जाना चाह रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो जैसे OSI की 7 लेयर्स थी, यहाँ हमारे पे 3 लेयर्स हैं। अब आप कितना काम करना चाह रहे हैं, किस लेयर पे काम करना चाह रहे हैं, क्या आप पैच पे काम करना चाह रहे हैं, IS पे काम करना चाह रहे हैं, या आप कुछ नहीं करना चाह रहे और SaaS के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक वर्ड जो हम लोग जब चल रहे थे, हम लोग चल रहे थे पैच के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर एक और वर्ड भी आ गया, क्योंकि ये जो पूरा चीज है दिस इज सर्वरलेस। क्योंकि जब हम अपनी एप्लीकेशन वहां पर लोड कर रहे हैं
जब हम एप्लीकेशन लोड कर रहे हैं तो हम एक्चुअली हमें नहीं पता कि एप्लीकेशन कहाँ पर चल रही है और कहाँ पर नहीं चल रही। तो इसलिए जब भी ये बात होती है सर्वरलेस, अभी देखिए सर्वर डिसअपीयर हो रहा है आपकी नज़र से, क्योंकि वो सारा वो लोग मैनेज कर रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग सर्वर मैनेज कर रहे हैं उनकी जॉब खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी। उसका रोल जो है वो चेंज हो रहा है पूरा, और वो रोल आपको समझना है, क्योंकि इसके अंदर फिर फंक्शंस रन होते हैं। अब इसकी एग्जांपल इस तरह देते हैं कि जब हम लोग करीम रेंट करते हैं तो हम तो रेंट कर रहे हैं करीम, और हमने कहा कि ठीक है हमें वो कहीं से मैकडोनल्ड से फूड खरीदना है, तो ये तो हमने एक सर्विस रेंट की। लेकिन क्यों ना हम ये करें कि हम कोई फूड पैंडा वाली सर्विस यूज करें और अपना फूड मंगा लें, हमें क्यों जरूरत है कि रेंट करें और ये करें। तो सर्वरलेस वहां पर एज्योर फंक्शन जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर कोड्स हैं जिनको हम लोग रीयूज कर सकते हैं और जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल है कि एक कुछ जगह है जहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने यहाँ भी रखी हुई है कि फर्ज करें एक एलिवेटर है, एक टेम्परेचर आप सेंस कर रहे हैं कराची का, तो आपने अगर कराची का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री में पहुंच जाए तो आप जो है वो एक ईमेल रन करें। अच्छा, अभी एक छोटा सा कोड है जो रन होगा, जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री पहुंचे होगा वो ट्रिगर होगा इवेंट, और आपको जो है एक ईमेल आएगी कि टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री हो गया है, आपके सर्वर्स जो कमरे में रखे हैं उनमें मसला हो रहा है। तो ये जो छोटे छोटे फंक्शन हैं इनको आप रीयूज कर सकते हैं बार बार जो है, और ये फंक्शन आप भी लिख सकते हैं, फंक्शन दूसरे लोग भी लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है वहां पर ये प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये एजोर फंक्शन की जो डेफिनेशन हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये एक छोटी ऐप है, स्मॉलर ऐप है, और ये ऐप्स जो है वो इवेंट्स के साथ काम कर रही हैं। फर्ज करें यहाँ जब पाकिस्तान में सैलाब आ रहा है और वो ये कहते हैं कि पानी वहां पर दाखिल हो गया उस एरिया में सक्कर में, तो जो आगे के गांव है ऑटोमेटिकली एक इवेंट होता है, ट्रिगर होता है वहां पर, अगर कोई वो डैम बना होता है वो क्लोज कर देता है पानी आने का रास्ता या चीजों का। तो ये चीजें फिर ऑटोमेटिकली हो सकती हैं, तो वो फंक्शंस हैं वो कहलाते हैं सर्वरलेस कंप्यूटिंग। तो आप छोटे छोटे कोड्स जो है अपने वहां पर उसमें रन कर सकते हैं। तो ये एक सबसेट है प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म में पूरी ऐप रन होती है, सर्वरलेस के अंदर छोटे छोटे कोड्स रन होते हैं, और उसके डिफरेंट यूजेस जो हैं जो हम लोग बाद में देख लेंगे। अच्छा, मॉडल में डिफरेंट है। फर्ज करें टेम्परेचर की हम एग्जांपल देते हैं कि 10,000 टेम्परेचर के ट्रिगर हुए हैं, तो ये उस बेसिस पे पे करेगा। फर्ज करें आपने ऐप को अपलोड कर दिया तो ये होगा कि वो हर वक्त पे हो रही है आपकी जब तक ऐप रन कर रही है। ये तो ये जब फंक्शन ट्रिगर होगा, जब फंक्शन कोई काम करेगा, और वही लॉजिक्स ऐप्स जो है उसका एडवांस वर्जन है, तो जब आपको पे करना पड़ेगा। फर्ज करें 10,000 रिक्वेस्ट गई टेम्परेचर की, तो फिर आपको 10,000 रिक्वेस्ट के पैसे पे करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा मॉडल डिफरेंट है। आप पूरी एप्लीकेशन रन करें या एक फंक्शन को रन करें जो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो है वो रन कर जाए, तो ये कहलाती है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। तो सर्वरलेस में जो फायदा है वो ये कि यूजेज बेस है, जितना आप यूज करेंगे उतना ही आप पे करेंगे। तो आप जो कोई कॉल हुई, आउटपुट डेटा उसके अंदर से गया, फिर ईमेल गई या कोई लॉग फाइल बन गई, आउटपुट डेटा गया, तो फिर वो आपके ऊपर चार्जेस जो है वो आएंगे। अच्छा, अब ये लग रहा है कि बहुत एजोर कॉम्प्लिकेटेड हो, तो हम लोग इसमें इतना नहीं जाएंगे। ये तो हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं एजोर का स्कोप कितना है, कि एजोर जो है वो कितना ज्यादा फैला हुआ है। अब इस कोर्स के अंदर इतना नहीं है, इस कोर्स के अंदर सिर्फ आपका काम ये है कि इसको अगर कोई चाह रहा है कि इस चीज को ऑन कर दें तो आपको वो ऑन करना आना चाहिए। तो ये नहीं है कि आप इसकी ऐप डिजाइन करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पर इसको जो कंक्लूड करेंगे कि किसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास। तो ऑन प्रेमिस में तो आपके पास पूरा नेटवर्क आपके कंट्रोल में। आईएएस के अंदर जो है वो आपका काफी हद तक है आपके कंट्रोल में, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके कंट्रोल में, नेटवर्क भी है, लेकिन बाकी सब जो है वो ये क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैस के अंदर क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, और सास में और बढ़ जाती है। अच्छा, इस बैकग्राउंड बिल्ड करने का मतलब ये था कि जब हम एजोर की लैब्स के ऊपर जाएंगे तो वो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस चीज पे भी आप क्लिक करेंगे उसका एक बैकग्राउंड है इसका। जब भी आप उसको करेंगे तो उसका एक बैकग्राउंड है।
अच्छा, सबसे पहली चीज जो इसमें हमें डिस्कस करनी है वो रीजन्स है, कि जब भी आप कोई चीज क्रिएट करेंगे तो उसमें रीजन है। हम इसको देखते हैं, हम लोग क्या, अगर हम देख सकते हैं। फर्स्ट काम क्या है कि हमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। अच्छा, अभी हम लैब नहीं कर रहे तो इसलिए हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लैब जो है उसमें। तो ये जो है फिर आपको डिफरेंट चीजें दिखा रहा है कि कौन सी टाइप की वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करेंगे। हमने कहा कि ठीक है, ये वाली क्रिएट कर लेते हैं। ये डिफॉल्ट दिखा रहा है। एक्चुअली जब हम लोग एक्चुअल वर्चुअल मशीन नेक्स्ट वीक बनाएंगे तो फिर हम ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग आएंगे वो एक रिसोर्स ग्रुप। तो ये एक्चुअली कोर्स है पूरा कि रिसोर्स ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं, रिसोर्स ग्रुप के जो फंक्शन है क्या है। लेकिन अभी हम स्कोप दिखा रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो रिसोर्स ग्रुप है और उसके अंदर वर्चुअल मशीन में कोई भी नाम रख लें, हम CDDC नाम रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक्चुअली जो हमारा दिखाने का पर्पज था वो रीजन्स था, कि जब भी आप कोई ये मशीन क्रिएट कर रहे हैं तो ये एक्चुअली एक फिजिकल मशीन होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, वो जो फिजिकल मशीन है वो आप कहाँ क्रिएट करेंगे, यानी किस रीजन में क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये लिमिटेशन है। फर्स्ट करें, आप कहेंगे मुझे इंडिया में क्रिएट करना है तो इंडिया वाले आपको अलाउ ही नहीं करेंगे क्रिएट करना। आप कहेंगे मुझे चाइना में क्रिएट करना है तो चाइना वाले कहेंगे हम क्यों क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे कि आप किस रीजन में क्रिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें अभी हम बाद में हम लोग देखेंगे स्पीड चेकर। तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जगह से आपको ये जो वर्चुअल मशीन का एक्सेस है ये बहुत तेजी के साथ हो सकता है। तो वो स्पीड चेकर के जरिए हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें वो दिखा रहा है कि एक्चुअली कौन कौन से रीजन जो आपको अवेलेबल है। यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, कोरिया में, ब्राजील में, कतर में भी क्रिएट हो गया है। अब पता नहीं पाकिस्तान में कब क्रिएट होगा इनका डेटा सेंटर। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें दो तीन चीजें और आ रही हैं, अवेलेबिलिटी जोन और वर्चुअल मशीन स्केल सेट। तो हम थोड़ा सा इसकी पावर दिखा रहे हैं कि एजूर एक्चुअली एक रीजन क्लाउड में मूव करने का ये होता है कि आपकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर तो ये है कि कोई कराची में बिजली का शटडाउन हो गया, डीजल अवेलेबल नहीं है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर छोड़ के चला गया, कोई पासवर्ड ले गया, कोई हैकिंग हो गई, तो आपका जो पूरा ये डेटा जो है वो डाउन हो जाता है डेटा सेंटर से। क्लाउड का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर नहीं है, वो उनके ऊपर है कि वो इसको कंप्लीट चलाएं। और आप अगर चाहते हैं तो उसका बैकअप भी हो सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपके बैकअप्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे डिफरेंट जोन के अंदर, जोन 1, जोन 2, जोन 3। और सिक्योरिटी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो अभी जो सिर्फ जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो रीजन है, कि ये जो वर्चुअल मशीन है ये फिजिकली किसी ना किसी जगह पे एग्जिस्ट करेगी। तो वो जो है वो चीज कहलाती है रीजन। तो और इनकी फिर हम लोग क्लियरली लैब करेंगे और मोर डिटेल में करेंगे लेटर ऑन जो है वर्चुअल मशीन। क्योंकि एक जो आपका है कि नॉट ओनली आपको वर्चुअल मशीन बनानी आनी चाहिए बल्कि आपको पूरा वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है। और फिर वो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर सबनेट्स भी बना सकते हैं या आप डिफरेंट एरिया बना सकते हैं, पर उनको कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली रीजन है। और रीजन्स के फिर पेयर बने हुए हैं कि अगर एक जगह पे कोई वर्चुअल मशीन का प्रॉब्लम है तो उनका बैकअप मौजूद है। और बैकअप में उन्होंने लिमिटेशन दी होगी 300 माइल्स पे सेपरेशन है, कि अगर एक पूरा रीजन डाउन हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो डाउन हो जाए। और अपडेट भी अगर ये ला रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये सीक्वेंस में लाते हैं, पहले एक रीजन में लाते हैं
उसकी चीजें उधर मूव करते होंगे, फिर उधर उस रीजन में लाते होंगे। तो इस तरह से पेयर्स बने हुए हैं, और ये पेयर आपके कंट्रोल में नहीं है, पेयर तो उन्होंने खुद ही बनाए हुए हैं। कि जैसे एक पेयर है ईस्ट यूएस और वेस्ट यूएस, तो जो करीब 300 माइल के अंदर हो वो फिर दूर इसलिए भी है कि अगर एक जगह कोई बहुत बड़ा मसला हो गया तो उसका इफेक्ट कहीं और नहीं है। तो यहाँ पर जब आप रीजन में करते हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि इसमें नॉर्मली जो है वो 2-3 डेटा सेंटर्स होते हैं जो फिजिकली सेपरेट है हर रीजन में। तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक वर्चुअल मशीन एक अवेलेबिलिटी जोन में रखें, फर्ज करें कराची में रखें, फर्ज करें माइक्रोसॉफ्ट 3 डेटा सेंटर 3 अवेलेबिलिटी जोन पाकिस्तान में बनाती है, कि कराची में, एक लाहौर में, एक पेशावर में। तो ये हो सकता है कि आप ये कहेंगे वर्चुअल मशीन्स को डिफरेंट जोन्स के अंदर रखा जाए ताकि वो बैकअप जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो यहाँ जो टर्म आ रही है, नंबर 1 आपको रीजन्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको रीजन पेयर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से पेयर्स हैं। तीसरा ये है कि अवेलेबिलिटी जोन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है कि जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये चीजें सामने रखनी है, क्योंकि आपको अब हार्डवेयर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इस चीज की फिक्र करनी है कि आपकी जो सर्वर है, जो आपकी मशीन है, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो हमेशा जो है वो चलती रहे, उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो जितनी आप बैकअप करते चले आएंगे, फर्स्ट करें आपने वर्चुअल मशीन जो है वो एक एरिया में रख दी, तो अब आपकी जो ये देखिए 99.9% पे चली गई। और अगर आपने ये जो 2-3 अवेलेबिलिटी जोन में इधर उधर कर दिए तो आपकी जो है वो 99.99% पे चली गई। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी अवेलेबिलिटी, कितनी रिडंडेंसी देना चाह रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि वर्चुअल मशीन जो है वो एग्जिस्ट करें, उनके बैकअप एग्जिस्ट करें, उनके बैकअप जो है वो एक जगह हो, एक जोन में हो, फिर दूसरे जोन में हो, ताकि अगर एक जोन किसी वजह से भी खराब हो जाता है, ये प्रॉब्लम में आ जाता है, तो यू कैन ऑलवेज आपकी जो है वो रन कर रही है। लेकिन यहाँ जो देखने की बात है कि इतनी हाई एसएलए दे रहे हैं, एसएलए का मतलब है कि उनकी जो आपकी जो सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम इतनी आप रखेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट आपको गारंटी कर रहे हैं। और अगर आप जो है वो उसको बैकअप कर देते हैं डिफरेंट जोन के अंदर, फर्ज करें पाकिस्तान के अंदर ही कर देते हैं, और फिर अगर उनके रीजन्स डिफरेंट हो रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि रीजन के अंदर भी ये 2 रीजन्स के अंदर उसको सर्वर्स को रख लें, जो कंप्यूटर है आपका वर्चुअल मशीन है, ताकि अगर एक रीजन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरे रीजन से रिकवर कर लें। लेकिन मैं एक और वर्ड जो है क्लाउड में इम्पोर्टेंट है, वो कहलाता है डेटा रेजिडेंसी। तो अब ये देखते हैं कि डेटा रेजिडेंसी का क्या रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर फर्ज करें हम पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान एक पॉलिसी बना रहा था कि सारी चीजें क्लाउड पे जाएं, तो मोस्ट चांसेस उसमें ये थी कि वो पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशल क्लाउड बनता, और माइक्रोसॉफ्ट कोई स्पेशल क्लाउड क्रिएट करती है, या कोई और कंपनी क्रिएट करती है, अमेजोन क्रिएट करती है, तो वो क्लाउड क्रिएट कर लेती। उसकी वजह है कि एक रिक्वायरमेंट है, क्या बहुत सारे बैंक्स की भी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि हमारा डेटा जो है वो हमारे ही कंट्री में रिजाइड करे, या अगर किसी कंट्री में रिजाइड करे तो वो किस कंट्री में रिजाइड करे। तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि वर्चुअल मशीन को किसी और मुल्क में होस्ट कर दें, और आपके लॉज जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, उस कंट्री में होस्ट नहीं करना चाहिए था, तो वो रिक्वायरमेंट जो है वो डेटा रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ इश्यू ये है कि बिफोर वी क्रिएट द मशीन, मशीन क्रिएट करना बहुत आसान है, अभी हम जाएंगे वो वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी, जो रिक्वायरमेंट देंगे उसी पे क्रिएट हो जाएगी। लेकिन उसमें जो डिसीजन लेने हैं आपको कि कहाँ क्रिएट करना है, कौन से रीजन में क्रिएट करना है, क्या आपको बैकअप चाहिए, क्या आपको अवेलेबिलिटी चाहिए, क्या आपको डिफरेंट रीजन में बैकअप चाहिए, या आप किस कंट्री में नहीं रखना चाह रहे हैं, या किस कंट्री से आपकी जो है वो एक और वर्ड जो यूज होता है इसमें क्लाउड में वो कहलाता है लेटेंसी, क्योंकि आप इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं तो लेटेंसी जो है वो रिलेट करती है डिले से। तो आप ये नहीं,
क्योंकि फर्स्ट करें आपके यहाँ मुझे वर्चुअल मशीन बनाना आता है, लेकिन क्या आपको सारी रिक्वायरमेंट आती है जो अगर आपने कहा मैं सर्वर यहाँ से वहाँ मूव कर लूंगा, मैं एजोर पे वर्चुअल मशीन बनाना क्या मुश्किल है, वो क्रिएट तो करना है, वो क्रिएट कर देगा वर्चुअल मशीन। लेकिन बहुत सारे सवाल उठेंगे कि किस मुल्क में क्रिएट किया, क्या वहां से हमारा डिले तो नहीं हो रहा, क्या आपने उसको मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बैकअप किया हुआ है, क्या आपने मल्टी रीजन किया हुआ है आपने, तो आपका जो वो चीजें अप रहेंगी नहीं रहेंगी। तो इसीलिए पाकिस्तान में जो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है वो ये कि हमारे यहाँ बहुत स्लो है क्लाउड माइग्रेशन, बहुत मिसट्रस्ट है क्लाउड के ऊपर, ट्रस्ट डेफिसिट है। तो वो क्लाउड पे मूव नहीं करेंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वहाँ आपका जो है डेटा सिक्योर है। उसकी एग्जाम्पल ये है कि आप गाड़ी चला रहे हैं टेस्ला और वो ऑटोमेटेड गाड़ी है और आप फिर भी कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि गाड़ी कहीं गलत तो नहीं चली है ये, तो वो फिर इशू है। तो ये उनके रीजन्स बने हुए हैं और ये बढ़ ही रहे हैं इन्हीं जो रीजन्स हैं। तो जो एग्जाम्पल है कि 60 रीजन्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हैं और इतने कंट्रीज में एजोर का एक्सेस मौजूद है। और रीजन का मतलब ये है कि उसमें एक भी डेटा सेंटर हो सकता है, लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं कि जिसके अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स मौजूद हैं, मल्टीपल डेटा सेंटर्स उनके मौजूद हैं। और बेसिकली इशू जिस चीज में कॉन्सेंट्रेट होता है वो ये होता है कि ये कस्टमर लेटेंसी, कि डिले नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास कोई डेटा रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है कि आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं और स्टेट बैंक ने कहा कि आपका डेटा जो है मुल्क से बाहर नहीं हो सकता, तो वो क्योंकि वो इशू जो है वो कंप्लाइंस में आ जाती है और आजकल बहुत बड़ा जो चीज़ है वो कंप्लाइंस की चीज़ें हैं, तो वो कंप्लाइंस में आ जाएगी। तो यहाँ पर फिर अवेलेबिलिटी जोन्स की बात हो रही है, क्योंकि ये जो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं ये आपको डाउन टाइम से प्रोटेक्ट कर रही हैं और ये फिजिकली सेपरेट डेटा सेंटर्स हैं, यानी अब इवन तो बराबर में भी हो सकते हैं, लेकिन ये कि उनकी कूलिंग, उनकी नेटवर्किंग, उनके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सेपरेट है। तो इसलिए इसको अवेलेबल वो करें, क्योंकि यहाँ जो आई थिंक जब भी ये कोई डेटा सेंटर बनता है तो उसमें जो कंसिडरेशन होती है वो होती है कि आपकी कूलिंग, आपकी पावर और आपकी नेटवर्किंग, क्योंकि आपके स्विचेस लगे होंगे, आपके राउटर्स लगे होंगे, केबलिंग होगी, वो सब जो है वो कनेक्टेड होगी और ये सब जो है वो अंदर फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए कनेक्टेड है। तो इसीलिए हम लोगों ने वीडियो भी रिलीज की थी कि फिजिकल लेयर जो है फ्यूचर में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। तो अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फिजिकल लेयर पे तो वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी फिजिकल लेयर, क्योंकि फिजिकल लेयर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑरेकल, अमेजोन ये सब टेक केयर कर रहे हैं आपके लिए। तो आपको फिर हायर लेवल पे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ज्यादा काम करना होगा। हाँ, नेटवर्किंग अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि नेटवर्किंग आप क्लाउड में भी करेंगे, वहां भी आप वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, वहां पर भी आप सबनेट्स बनाएंगे, वहां पर भी आप वीपीएन बनाएंगे, वहां पर भी आप सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, वहां पर भी जो साइबर सिक्योरिटी की टर्म होती है, टर्म जो है फायरवॉल वहां भी होंगी, तो वो सब चीजें वहां होंगी, उनके नाम बदल जाएंगे। तो आपका काम ये है कि नई वोकैबुलरी को सीखना, नई चीजों को सीखना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके रिसोर्सेज के ऊपर। तो कौन सी चीजें हम लोग वहां पर क्रिएट कर सकते हैं और वही एक्चुअली ये कोर्स आगे जाके हो जाए। जो पहली चीज हमें आनी चाहिए वो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर, जैसे अभी हमने दिखाया था कि आपने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर ली, जाके देख सकते हैं इन चीजों को कुछ। तो यहाँ कुछ भी क्रिएट करते हैं, फर्स्ट अगर आप कह रहे हैं मुझे स्टोरेज क्रिएट करना है तो ये रिसोर्सेज है, आपने कहा मुझे वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है तो ये भी एक तरह की रिसोर्स है। यानी अगर हम अपने जो भी हमारे नेटवर्क पे चीजें हैं वो सब क्रिएट हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके नेटवर्क पे सर्वर्स हैं, वो क्रिएट हो रहे हैं, बस जो चीजें क्लाइंट साइड पे हो रही हैं वो क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि क्लाइंट जो है वो तो स्टिल आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने यहाँ से, तो ये आपका बैक एंड है।
फ्रंट एंड स्टिल वही है आपका कि जो क्लाइंट है। अच्छा, ये सारी रिसोर्सेज जो है ग्रुप के अंडर में चली जाएंगी, जस्ट फाइन। और फिर आप जो है इनकी, आपको मैनेज करना है इनकी आइडेंटिफिकेशन, इनकी यूजर अकाउंट्स, तो वो आप क्रिएट करेंगे एजूर एक्टिव डायरेक्टरी से। और अगर आप चाह रहे हैं कि छोटे छोटे प्रोग्राम जो आपके डेवलपर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो फंक्शन एप्स है। अगर हम डेटाबेस में काम करना चाह रहे हैं तो वो कॉस्मोस डीबी है। तो ये तो डिफरेंट चीजें जो हैं, और अगर सीक्वल डेटाबेस पे काम करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पर है। तो आप डिफरेंट चीजें यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज अकाउंट कहते हैं, ये क्रिएट कर देगा स्टोरेज अकाउंट में। तो इसको हम लोग डिटेल में तो बाद में लेंगे, लेकिन ये है कि मेन चीज जो देखनी है कि हर रिसोर्स जो है वो किसी ग्रुप के अंडर में आ रही है। ये रिसोर्स ग्रुप है, तो आप रिसोर्स ग्रुप होगा आपका, और उसके अंडर में ये सारी रिसोर्सेज है। तो इसका कोई भी नाम हम रख लेंगे यहाँ पर। और फिर जो स्टिल आपको हमेशा ये चॉइस आएगी कि आप रीजन को डिसाइड करें। अच्छा, ये चीज याद रखिए, हर रीजन में बैकअप अवेलेबल नहीं है, हर रीजन में अवेलेबिलिटी जोन नहीं है। अच्छा, कुछ रीजन पे कुछ चीजें चलती हैं, वो भी हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे कि कौन से रीजन पे कौन सी चीजें चलती हैं। फर्स्ट में आपके डेवलपर ने कहा कि मुझे ये जो कोई नई फीचर आया एजोर में ये चलाना है, तो हो सकता है उस रीजन में ना चलता हो, तो आपको ये भी चेक करना जरूरी है कि उस रीजन, और ये एक्चुअली यहाँ पर एजोर में हम लोग शो कर देंगे, कहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीजें जो हैं वो किस रीजन के अंदर चलती हैं। क्योंकि बहुत सारे जब उनके नए फीचर आते हैं तो एक उसका जो फाइनल स्टेप होता है वो कहलाता है जनरल अवेलेबिलिटी, लेकिन उससे पहले पब्लिक और प्राइवेट पे जाता है कि उससे पहले वो चेक करते हैं उस फीचर को कि अगर वो फीचर को इंट्रोड्यूस करना है, बट में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर है, तो वो पहले किस रीजन में इंट्रोड्यूस करें। तो जरूरी नहीं कि आप जो चीज करना चाह रहे हैं वो उस रीजन में अवेलेबल है, ये भी जरूरी नहीं कि वो रीजन जो है वो बैकअप भी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा बैकअप जो है प्रोवाइड है। तो वो चीजें आप उसको चेक करके, तो ये एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन से रीजन के अंदर आपको ये क्रिएट करना है। इसको हम लोग मे बी इनका नेक्स्ट वीक या उससे आगे वीक में हम लोग कवर कर लेंगे लास्ट। और फिर आप बाकी जो है बाकी चीजों को भी हम लोग देख लेंगे कि ये सी जहाँ पर लिखा होता है जोन रिडंडेंट स्टोरेज, तो इसका मतलब ये है कि इस रीजन में बैकअप अवेलेबल होगी, जब ये कह रहा है कि जोन रिडंडेंट। अच्छा, यहाँ भी कह रहा है जियो रिडंडेंट स्टोरेज भी अवेलेबल है, किसका मतलब है कि एक रीजन से दूसरे रीजन में हम लोग बैकअप कर लेंगे। तो एक्चुअली जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है वो ये है कि वर्चुअल मशीन्स विच इज लाइक अ सर्वर्स वो क्रिएट करना आना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो काम है वो ये कि ये जो हार्ड डिस्क है, स्टोरेज है, बैकअप्स हैं, स्टोरेज अकाउंट करना आना चाहिए। तो जहाँ भी वर्चुअल का वर्ड लगा है बस एक्चुअली डिफरेंट ऑन प्रेमिस, और वहां पर ये है कि जब आप क्लाउड में मैनेज करते हैं तो उसका नाम हो जाता है वर्चुअल नेटवर्क, जब हम यहाँ उसको मैनेज करते हैं तो उसका नाम होता है नेटवर्क। तो आपको वहां पर अगर फर्ज करें आप, हम ये कहें कि आपने VMs बनाई, अब आप इनका एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करें। अच्छा, वर्चुअल नेटवर्क को हम लोग यहाँ पर अभी जो कॉमन लैंग्वेज के अंदर कहेंगे सबनेट्स, वोकैबुलरी डिफरेंट है। और फिर हम जा सकते एक और क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल नेटवर्क। फिर इनको हम किसी VPN गेटवे किसी चीज से कनेक्ट कर देंगे। और फिर हम ये कर सकते हैं कि ऑन प्रेमिस जो हमारे सर्वर्स लगे हुए हैं
ये हमारा पूरा एजोर है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर। और फिर हम ये जो ऑन प्रेमिस है हमारा, ये इससे कनेक्ट करते हैं। तो ये एक्चुअली मॉडल यूज हो रहा है, और दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड, क्योंकि इसका मतलब ये कि कुछ पोर्शन ऑन प्रेमिस है, जिस वक्त आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपना वो जो स्टोरेज है एजोर के ऊपर वो इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं जरूरत है तो नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी एकदम एक्सपैंड हो रही है और स्पेशली सीजनल हो रही है, कि वो कभी उसको बहुत जरूरत पड़ती है और कभी नहीं जरूरत पड़ती, तो फिर आपको ये जो चीजें हैं वो आपको रखनी पड़ेगी। तो ये वर्चुअल नेटवर्क्स हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप अगर फर्ज करें, आप जो है अपनी आपकी बहुत सारी एप्स हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐप सर्विस बनी हुई है, और उसके जरिए वो एजोर के ऊपर उसको लोड कर, तो ये ऐप जो है वो एजोर पे चली जाएगी और ये कहलाएगी पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो ये हो रहा है कि आजकल पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग ऐप बना रहे हैं, इतने सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, गेम की एप्लीकेशन बना रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो इससे अलग नहीं हो सकते हैं। अगर वो ये कहेंगे कि सॉफ्टवेयर वाले इंस्टॉल करेंगे तो गलत है, क्योंकि ये काम जो है वो नेटवर्क वालों का था, क्योंकि नेटवर्क चाहे ऑन प्रेमिस हो, नेटवर्क चाहे क्लाउड के ऊपर हो, वो लोग क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? क्योंकि जब तक कि हमें क्लाउड का, सिर्फ क्लाउड में ये नहीं सीखेंगे आपने वो वर्चुअल नेटवर्क बना लिया, आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि अगर कोई ऐप वहां पर अपलोड करनी है किसी सॉफ्टवेयर हाउस को या किसी कंपनी को या किसी स्टार्टअप को, तो वो किस तरह से वहां पर जो है वो लोड करेगा। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो डेटा होता है, और डेटा दो तरह का होता है, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड। नॉन स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो आपको सब लोड करनी है। स्ट्रक्चर्ड जो है बहुत ही टेबल बने हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि जो नेम है वो सिर्फ 10 कैरेक्टर का हो, तो वो तो फिर स्ट्रक्चर्ड हुआ। तो वो जो डेटाबेसेस की सर्विसेज है, क्योंकि नेटवर्क का एक काम ये होता है कि डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नेटवर्क वाले का काम होता है, तो वो चीज जो है हम लोग क्लाउड पे कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो वहीं पर मैनेज हो तो वो। अच्छा, दूसरे पे फंक्शंस हैं जो स्मॉल कोड्स हैं, क्योंकि आजकल ये याद रखें कि आजकल लोग प्रोग्राम नहीं लिखते, वो एक्चुअली इन फंक्शंस को एक्सेस कर रहे हैं बस। एक्चुअली जब आप कोई सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो ये कोड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप चाहें तो, क्योंकि ये एक तरह के वो एक चीज आपने बना ली, फर्ज करें बना लिए कि ईमेल भेजनी है, लॉग फाइल बनानी है आपको, या कोई और चीज चेक करनी है आपको, आपको डेटाबेस को क्लीन अप करना है, तो ये जो रूटीन्स होते हैं बार बार करने के, तो वो आप फंक्शन के जरिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐप समझ लें कि बड़ी ऐप है, और फंक्शन जो है उसकी छोटी छोटी चीजें जिनको रीयूज किया जा सकता है डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये इसको भी हम लोग कह सकते हैं एक्चुअली, जिस तरह हम लोगों ने डिफाइन किया कि एक IaaS है, एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम इसको कह सकते हैं फैस, फंक्शन एज अ सर्विस, कि एक फंक्शन परफॉर्म करेगा और जिस टाइम आपने यूज किया फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उतना ही चार्ज। तो ये सारी रिसोर्सेज जो हैं वो कहाँ जाएंगी? तो एक, जिस तरह हमारे कंप्यूटर पे एक फोल्डर होता है, तो उस फोल्डर के अंदर चली जाएगी और वो फोल्डर कहलाएगा रिसोर्स ग्रुप। तो फर्स्ट में आपने वर्चुअल मशीन बनाई, तो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगी, तो वो एग्जिस्ट करेगी रिसोर्स ग्रुप में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वहां पर यू कैन क्रिएट द रिसोर्स ग्रुप, तो आप क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्स ग्रुप, और जो भी आप बनाए, चाहे आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे या आप कोई चीज और रिसोर्स क्रिएट करेंगे, जब यहाँ रिसोर्स स्टोरेज अकाउंट, तो ये कहीं ना कहीं ये किसी रिसोर्स ग्रुप में जाके फिट हो जाएगी।
तो ये हमारे एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है। तो ये एक तरह का ग्रुप है, और ये जरूरी नहीं कि वो रिसोर्स, अगर फर्ज करें आपने कहा कि मैं यूएस में रखना चाह रहा हूँ एक को, तो वो यूरोप में भी हो सकते हैं, डजंट मैटर कि कहाँ पर भी, और फिर रिसोर्सेज मूव भी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक ही रिसोर्स ग्रुप में एग्जिस्ट करेगी रिसोर्स। तो एक चीज याद रखें, आजकल का जो जमाना है वो एप्लीकेशन का जमाना है। तो जब हम लोग OSI लेयर पढ़ते थे तो जो टॉप लेयर थी वो एप्लीकेशन थी, फिर थी ट्रांसपोर्ट, फिर थी नेटवर्क, और फिर वो फाइनली जो फिजिकल और डेटा लिंक आ जाती थी। लेकिन अब ये देखें कि ये तो खत्म हो रही है, ये स्टिल एग्जिस्ट करती है, ये आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है सिक्योरिटी, आप क्योंकि आपको चाहिए, आपको नेटवर्किंग चाहिए, तो वो तो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट लेयर बन रही है वो एप्लीकेशन लेयर जो है बन रही है। लेकिन अच्छा, जब ऑन प्रेमिस आएंगे तो ये लेयर सब इम्पोर्टेंट होंगे बहुत ही, क्योंकि अगर आप ऑन प्रेमिस काम कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है वो डेटा लिंक की है, जिसमें स्विचेस लगे होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, फिजिकल लेयर का काम जो है वो कम से कम होता जा रहा है। तो बस इस चीज पे रखे हमने करियर को कि थिंग्स विल मूव टुवर्ड एप्लीकेशंस। नेटवर्किंग कहीं नहीं जा रही, बल्कि नेटवर्किंग और एडवांस हो रही है। सिक्योरिटी आती जा रही है, सिक्योरिटी तेजी के साथ। और डेटा लिंक लेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चीजें जो है वो नेटवर्क के अंदर ही मूव कर रही है, बट लेकिन फिजिकल लेयर का इतना काम नहीं रहा। अच्छा, अब हम रिसोर्स मैनेजर को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? ड्यूरिंग द कोर्स हम डिफरेंट तरीके देखेंगे। तो एक जो तरीका है वो तो अभी हमने दिखाया है, वो जो हम पोर्टल से जा रहे हैं, portal.azure.com। अच्छा, दूसरी इश्यू जो थी वो ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट में पावर शेल है, उसके अंदर आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। दूसरा जो हम तरीका करेंगे वो Azure CLI, कि वही काम जो आप उससे कर रहे हैं, पोर्टल से कर रहे हैं, यू कैन डू इट विद CLI। अच्छा, तीसरा तरीका जो है वो हम लोग API डील करेंगे, और वो REST API से। अच्छा, REST API जो है बेसिकली होता ही है कि अगर हम अपने ब्राउजर से जाएं तो एक स्ट्रक्चर्ड वे है, HTTP के जरिए हम कोई भी चीज मालूम कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली तरीका ये है कि आपके REST API में ये होता है कि आपका ब्राउजर है और आपका Azure, तो ये कनेक्ट होगा थ्रू API। तो फ्यूचर इसी का है, और ये कहलाएंगे REST API, क्योंकि ये खास तरीके से जाती हैं। जब आप लिखते हैं तो उसके अंदर एक सर्टेन फॉर्मेट यूज होता है, और ये यूज होता है कि कोई डेटा को रिक्वेस्ट करना है तो वो डेटा आप जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आप कनेक्ट होंगे तो ऑथेंटिकेशन होगी। अच्छा, ऑथेंटिकेशन के लिए जो चीज यूज होगी वो Azure की एक्टिव डायरेक्टरी, और यहाँ से सारी चीजें आपकी कनेक्ट हो रही हैं। अगर आप देखें तो सारी आपकी ऐप जो हो रही है, आपकी स्टोरेज कनेक्ट हो रही है, आपकी VMs भी हो रही हैं, और जो सर्विसेज आपको मैनेज करनी है वो भी सारी मैनेज यहाँ से। तो ये सारी चीजें जो है आप यहाँ से कर लेंगे, और ये आप पोर्टल के जरिए आ सकते हैं। तो एक्चुअली ये है कि मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, और अपने डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, लैपटॉप कहीं से भी कर लें। और अगर आप थोड़ी सी कमेंट कर लें, क्योंकि हमेशा जो लोग CLI पे काम करते हैं वो जरा एडवांस लगते हैं कि CLI पे काम कर रहे हैं, वो ये सारी चीजें जो है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे कि CLI पे किस तरह से काम करेंगे। दो चीजें देखेंगे, पोर्टल और मे बी CLI जो है। CLI में थोड़ी आपको कमांड लाइन को समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से होगा। तो ये Azure का रिसोर्स मैनेजर है। लेकिन यहाँ पर भी आपको नजर आएगा कि कोई चीज चेंज नहीं हो रही। जो चीज ऑन प्रेमिस पे कर रहे हैं हम लोग, वही चीजें वहां यूज हो रही है। नेटवर्किंग वहां भी हो रही है। तो जो लोग CCNA करते हैं, तो क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमें CCNA से आते हैं, तो वहां जो चीजें भी सिखाई जा रही हैं वही सारी चीजें जो है इस वक्त
क्लाउड पे हो रही है। तो वो और स्टोरेज भी हो गई, लेकिन जो चीज़ एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप एप्लीकेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए एप्लीकेशन की। अब यहाँ पर आ जाते हैं एजोर की सब्सक्रिप्शन। तो इसमें हम लोग अभी इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपना अकाउंट जो है वो एक्सेस कर सकें, ताकि अगर लोग लैब करना चाहें। लेकिन अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है तो, और आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, वो चार्ज नहीं करेंगे आपको, लेकिन आपको एजोर का एक्सेस जो है वो दे देंगे। और $200 क्रेडिट 1 महीने के लिए, और बाकी 1 साल के लिए आप कुछ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन वही है कि आप किसी तरह से भी वो चार्ज नहीं हो रहा क्रेडिट कार्ड, तो सिर्फ आपकी एक तो आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहे हैं, और दूसरा ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आप बहुत सारे जो फ्री अकाउंट लोग एक्वायर नहीं कर लेते। एक तरह की वो आइडेंटिटी चेक है उनका, वो एक तरह का उनका आइडेंटिटी चेक है कि वो चेक करना चाह रहे हैं कि आप सही हैं या गलत। तो अगर कर सकते हैं तो वो कर लें, वरना फिर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि हाउ टू गेट द स्पेस। अच्छा, ये कि एक कंपनी एक सब्सक्रिप्शन ले सकती है, बहुत सारी ले सकती है, तो बहुत सारी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आप चाहें तो प्रोजेक्ट वाइज कर सकते हैं उसको, आप चाहें तो डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं, आप चाहें तो डेवलपर को अलग दे दें, नेटवर्किंग वाले को अलग दे दें। तो ये मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकती है, दे विल ऑल कम अंडर वन मैनेजमेंट ग्रुप। तो सब्सक्रिप्शन बहुत हो सकती है, वो तो फिर एक आसानी है बिलिंग के लिए, कि बिलिंग अकाउंट में जो इनवॉइसेस जनरेट हो रही हैं, और ये पता चल जाए कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितना यूज किया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो कोई डिपार्टमेंट एक्सीड कर सकता है, क्योंकि ये तो मंथली बिल आ रहा है, और आपको अगर बाद में पता चला कि उसने $2000 का अकाउंट यूज कर लिया, तो वो तो फिर आपके लिए लेट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से इस बिलिंग को जो है वो डिवाइड करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज या प्रोजेक्ट वाइज या वर्कलोड वाइज। और ये कि उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रुपीज में काम नहीं हो रहा, ये डॉलर में हो रहा है, और डॉलर के बिल जो है वो बढ़ते हुए देने लगती, और डॉलर की रेट तो पाकिस्तान में बढ़ते ही रहते हैं। तो ये एक तरह का, अगर हम देखें तो ऊपर से जो है हमारी मैनेजमेंट आ रही है, और मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर भी सारी तो रूट जो है आपका मैनेजमेंट ग्रुप है। तो यू कैन हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शन अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और उनके अंदर भी वो हो सकती है कि सब्सक्रिप्शन जो हो सकती है। तो यहाँ पर जो चीज़ समझनी है कि आपको सब्सक्रिप्शन अभी तक जो हम लोगों ने किया हुआ है, उसमें सब्सक्रिप्शन आपको आनी चाहिए, आपको रीजन्स आने चाहिए, और कौन सी रिसोर्स क्रिएट करनी है, तो वो आपको आना चाहिए। तो अभी जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि रीजन इंपॉर्टेंट है और ये सब्सक्रिप्शन जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्चुअली इसकी हायरार्की है। टॉप ग्रुप जो है वो मैनेजमेंट ग्रुप है, उसके नीचे सब्सक्रिप्शन है, तो उसके नीचे जो है वो रिसोर्स ग्रुप है, और उसके नीचे रिसोर्स। तो ये सारे मैनेजमेंट ग्रुप है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इट कैन मैनेज मल्टीपल एजोर सब्सक्रिप्शन जो है वो मैनेज हो सकती है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है कि रिसोर्स जो है वो कंप्यूट है। तो ये याद रखें, कंप्यूट, 3 चीज़ों को याद रखें, और जो है कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, और एप्स। तो और ये सारी यहाँ जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो एक्चुअली कंप्यूट के लिए, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर आपको ये किसी न किसी मशीन के ऊपर जो है वो चलेंगी। तो अभी तो हम आज इसको यहीं पर एंड करेंगे इसको। तो आज जो चीज़ हम लोगों ने सीखी कि एजोर रीजन्स हम लोगों ने देखे, फिर हम लोगों ने 3 तरह के उनके मॉडल देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस,
सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और एक नया जो आ रहा है फंक्शन एज अ सर्विस। फिर हम लोगों ने देखा कि वो रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, फिर स्टोरेज अकाउंट्स हैं। लेकिन अब हम इसकी डिटेल में आएंगे कि क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें और आ रही हैं जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि ये यहाँ पर कंटेनर, कुबरनेटिस, वर्चुअल डेस्कटॉप और फिर स्टोरेज के अंदर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन है। तो वो चीज़ें आगे आपको समझ में आनी चाहिए। तो उसके हम एक दिखा देते हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोग क्या चीज़ें कवर करेंगे। एक तो हम लोग कवर करेंगे VM स्केल सेट, अवेलेबिलिटी सेट, उसके बाद एजोर की वर्चुअल मशीन हैं, फिर ऐप सर्विसेज हैं, कंटेनर सर्विसेज हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप है, नेटवर्किंग सर्विस हैं, स्टोरेज सर्विसेज हैं, डेटाबेस सर्विस हैं, मार्केटिंग। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो नेक्स्ट वीक हम लोग कवर कर लेंगे, और फिर और भी चीजें हैं ताकि एक दफा हमें पूरा ओवरऑल पिक्चर मिल जाए। तो देन वी कैन गो वेरी क्विकली इनटू कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन। तो अब कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इसको कंक्लूड